हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास के अंदर। हमने जो लास्ट वीडियो डिस्कस किया था उसके अंदर हमने चतुर्भुज की परिभाषा और उसमें वर्ग के सभी फॉर्मूले, जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं वो सारे हमने डिस्कस कर लिए थे। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को जरूर देखो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एंड आई बटन में मिलेगा, क्योंकि मैंने उस वीडियो के अंदर क्वाड्रिलेटरल चतुर्भुज की परिभाषा बताई थी कि हम क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं। जितने भी प्रकार के क्वाड्रिलेटरल होते हैं, चतुर्भुज होते हैं, उन सबको हम वन बाय वन करके डिस्कस कर रहे थे। और हमने उस वीडियो के अंदर स्क्वायर वर्ग के जितने भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले बनते हैं वो सारे हमने उस वीडियो में डिस्कस कर लिए। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगल, आयत का कंप्लीट आपको जानकारी देने वाला हूं। इसकी डेफिनेशन भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसकी आकृति कैसे बनती है, और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं सारे आपको यहाँ सीखने को मिलेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो आप अगर इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो आपको चतुर्भुज आयत से संबंधित कोई डाउट नहीं बचेगा। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आयत की परिभाषा समझ लेते हैं। तो आयत की डेफिनेशन क्या होती है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति। कितने साइड्स होंगी? चार साइड्स होंगी। देखो, चार भुजाएं आपको दे रखी हैं किसी भी आकृति के अंदर, तो उसको हम चतुर्भुज कहते हैं। लेकिन उसके अंदर हमें और कंडीशंस और शर्तें ऐड कर दे तो उसके अकॉर्डिंग हमें पहचानना पड़ेगा कि वो किस प्रकार का चतुर्भुज होगा। तो अगर हम यहाँ बंद आकृति तक देखें तो हमें चतुर्भुज की परिभाषा पता चल रही है। फिर हमें आगे कुछ यहाँ पे और ऐड करके दे रखा है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे आप इस आकृति को भी देखते रहो, इसमें मैंने कितनी भुजाएं ड्रॉ की? चार भुजाएं। आप देख लीजिए, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा तो फर्स्ट भुजा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। और मैंने क्या कर रखा है? बंद आकृति बना रखी है। तो इसमें जो आमने सामने की भुजाएं हैं, यानी इस भुजा के सामने की ये भुजा और इस भुजा के सामने ये भुजा क्या होंगी? बराबर। और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। कैसे? इस भुजा को हमने यहाँ पे इस शीर्ष पे मिलाया तो यहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? 90 डिग्री का। अगर इस साइड को हम इस साइड के साथ मिला रहे हैं तो यहाँ पे भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा और ये एंगल भी 90 डिग्री का बनेगा। तो इस प्रकार की आकृति को हम क्या कहेंगे? आयत, रेक्टेंगल कहते हैं। तो सबको रेक्टेंगल, आयत की परिभाषा समझ में आ गई होगी कि आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और सारे कोण कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। उस आकृति को हम आयत कहते हैं। चलो ठीक है, हमें डेफिनेशन समझ में आ गई। अब हमें उस आयत का क्या ज्ञात करना है? परिमाप, पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परिमाप हम उस आकृति का निकाल सकते हैं, वो आकृति बंद आकृति होनी चाहिए। अगर वो बंद आकृति नहीं है तो हम उसका परिमाप नहीं निकाल सकते। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उस आकृति के अंदर सभी जो भुजाएं हैं, साइड्स हैं, वो क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। अगर कर्व है, वक्र हैं, तो हम उस आकृति का परिमाप ज्ञात नहीं कर सकते। समझ में आया? सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? सीधी होनी चाहिए। तो हम उस आकृति का परिमाप निकाल सकते हैं उन सभी भुजाओं का योग करके। जैसे मैं आपको इस रेक्टेंगल आयत का परिमाप ज्ञात करना सिखा रहा हूं। जैसे यहाँ पे ये पॉइंट है, इसको मैं ए बोल देता हूँ। ये पॉइंट बी आ जाएगा, ये पॉइंट सी आ जाएगा, और इसको हम क्या कह देंगे? पॉइंट डी मैंने शो कर दिया। हमें क्या करना है? इसका परिमाप निकालना है। तो जितने भी साइड्स हैं उन सब का योग कर लेंगे। ए से बी जाऊंगा तो मुझे ये एक भुजा दे रखी है। इसकी लंबाई, ये जो इसकी लेंथ है उसको मैं कितना? एल से शो कर दूंगा। अगर ये एल है तो ये भी क्या होगी? एल होगी। अब बी से सी, ये इसकी चौड़ाई, तो इसको हम किससे शो कर देते हैं? बी से। ये बी है तो ये भी कितना होगा? बी होगा। तो हम क्या करेंगे? यहां से स्टार्ट करेंगे ए से बी, तो ए बी हमारे को एक साइड मिलेगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? पहले ए बी आ जाएगा, फिर प्लस में बी सी आ जाएगा, फिर प्लस में सी डी आ जाएगा, और प्लस में क्या आ जाएगा? डी ए आ जाएगा। मैंने यही तो बताया
कि आपको किसी भी आकृति का परिमाप निकालना है, तो वो आकृति कितनी भुजाओं से बनी है उन सब का क्या कर दो, योग कर दो। ए बी का मान हमारे पास एल है, फिर प्लस बी सी कितना है, बी, प्लस सी डी कितना है, एल, और प्लस में डी ए कितना है, बी है। अब हम इन सब का सम करेंगे, योग करेंगे, तो एल प्लस एल कितना बन जाएगा, 2l बन जाएगा। फिर प्लस बी कितना आ जाएगा, 2b आ जाएगा। और हम यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, तो ब्रैकेट में l प्लस बी आ जाएगा इकाई। ये हमारा आयत का परिमाप निकालने का फॉर्मूला मिल जाएगा। 2 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, लेंथ प्लस ब्रेथ आ जाएगा। लेंथ प्लस ब्रेथ का योग करके हम उसका ट्वाइस कर देंगे, दुगना कर देंगे, तो हमें उस आयत का परिमाप मिल जाएगा। आ गया सबको ये पॉइंट समझ में। 2 नंबर पॉइंट है कि हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सा कि ये जो साइड लेंथ है इसको हम ब्रेथ से गुना कर देंगे, तो हमें वर्ग इकाई के अंदर, एरिया हमेशा किस में होता है, वर्ग स्क्वायर यूनिट में होता है, तो वर्ग इकाई हमें क्या मिल जाएगा, आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एल इंटू बी वर्ग इकाई आ जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट समझो कि हम इस आयत के विकर्ण का मान कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विकर्ण होते क्या हैं। देखो, जब मैं इस बिंदु ए को बिंदु सी से मिला दूंगा तो क्या बनेगा, विकर्ण बनेगा। तो मैं ए को सी से मिला देता हूँ। मैंने क्या किया, बिंदु ए था, इसको किससे मिला दिया, सी से मिला दिया, तो ये एक इस आयत का क्या बन गया, विकर्ण बन गया। अब ये विकर्ण, ये जो शीर्ष कोण है इसको दो अलग अलग भागों में डिवाइड करेगा। यानी इसमें जो ये एंगल होगा ये अलग होगा और इस एंगल का मान अलग होगा। इन दोनों का योग तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल एंगल तो कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। लेकिन ये विकर्ण इस शीर्ष कोण को समान दो भागों में विभाजित नहीं करता। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। बल्कि वर्ग में क्या था, वर्ग में ये जो शीर्ष कोण होता है इसको विकर्ण क्या कर रहा था, समान दो भागों में विभाजित कर रहा था। लेकिन आयत में ऐसा नहीं होता। यही तो डिफरेंस है वर्ग और आयत के अंदर। अभी मैं और बहुत सारे डिफरेंस बताऊंगा वर्ग और आयत के अंदर, तो ध्यान से समझते रहो। इसका मतलब ये एंगल कुछ अलग होगा, जिसको मैं अल्फा ले लेता हूँ, और इस एंगल को मैं कितना ले लेता हूँ, थीटा ले लेता हूँ। ये दोनों एंगल का मान अलग अलग हमें मिलने वाला है। ओके, अब ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, अल्फा होगा। क्यों, क्योंकि ये जो सी डी और ए बी है ये समांतर रेखाएं हैं। जब ये समांतर हैं तो ये एकांतर कोण हो जाएंगे, तो ये अल्फा है तो ये भी कितना होगा, अल्फा होगा। इसी प्रकार ये ए डी जो रेखा है वो बी सी के समांतर है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा एंगल होगा। अल्टरनेट एंगल हो जाएंगे, एकांतर कोण हो जाएंगे, उससे हम बता देंगे। क्या आपको ये पॉइंट समझ में आ गया। तो यहां से मैं विकर्ण का मान तो निकाल सकता हूं। कैसे, आप त्रिभुज ए बी सी को देखो, त्रिभुज ए बी सी को देखोगे तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। क्यों, क्योंकि जो बिंदु बी है इस पे कितना डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री एंगल बन रहा है। तो हम इस समकोण त्रिभुज के अंदर 90 डिग्री के सामने की जो भुजा है वही तो एसी विकर्ण है। हम इसका मान निकाल सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। जो पाइथागोरस प्रमेय होती है उसका उपयोग करके हम इस विकर्ण AC का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो विकर्ण AC बराबर क्या आ जाएगा, रूट के अंदर लंबाई का स्क्वायर L का स्क्वायर और प्लस में क्या आ जाएगा, चौड़ाई का स्क्वायर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों याद रखना, आयत का विकर्ण ज्ञात कैसे करोगे, रूट लगाना है और उसके अंदर जो लंबाई होगी उस आयत की उसका स्क्वायर कर दो, चौड़ाई होगी उसका स्क्वायर करके जोड़ के आप उसका रूट निकालोगे, तो हमें उस आयत का विकर्ण का मान पता चल जाएगा। समझ में आ गया। तो ये तो मैंने एक विकर्ण AC बनाया था। अब मैं इसके अंदर जब बिंदु B को बिंदु D से मिला दूं तो इस आयत का दूसरा विकर्ण बन जाएगा। मैंने क्या किया, बिंदु B को बिंदु D से मिला दिया, तो यहाँ पे भी ये विकर्ण क्या करेगा, जो शीर्ष कोण है उसको अलग अलग विभाजित करेगा। तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, अल्फा। अगर ये अल्फा कोण होगा तो ये भी कितना होगा, अल्फा कोण होगा। और ये जो कोण है इसको हम थीटा ले लेंगे, तो ये कोण भी कितना आ जाएगा, थीटा आ जाएगा।
समझ में आ गया इतना आप सभी को? अब ध्यान से समझना इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या रहने वाला है कि इन दोनों विकिरण को इस बिंदु पे क्या हो रहे हैं, ये प्रतिच्छेद हो रहे हैं, इसको हम क्या ले लेते हैं, ओ ले लेते हैं। तो ध्यान से समझने वाला पॉइंट यही है कि इस आयत के अंदर जो विकिरण है जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं वहां पे कोण 90 डिग्री नहीं बनता। ध्यान से समझना, आयत के विकिरण जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु पे 90 डिग्री का कोण नहीं बनाते। तो फिर कितना डिग्री का एंगल बनाते हैं? यहाँ पे जो अपोजिट एंगल्स होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे, वो बराबर होंगे। यानी ये जो एंगल होगा वो तो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। और ये जो एंगल होगा वो इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होंगे वो क्या होंगे, बराबर होंगे, ना कि यहाँ पे 90 डिग्री बनाएंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब जो जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताए उनको मैंने यहाँ लिखा भी है, तो वो भी मैं आपको समझाता हूँ। यस, देखो, मैंने कहा कि इसमें विकिरण जो AC है और विकिरण जो BD है, इनकी जो लंबाई होगी वो क्या होगी, बराबर होगी। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि AC का मान हमने √L² + B² बताया, तो इतना ही मान हमारे पास किसका होगा, BD का होगा। तो ये पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया कि विकिरण AC और विकिरण जो BD की लंबाई होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। समझ में आ गया? अब ध्यान से समझो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है कि AO यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, BO यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, CO यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी एंड DO यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आपस में बराबर मैंने यहाँ शो की है। कैसे पॉसिबल है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ध्यान से समझो, आप सबसे पहले त्रिभुज AOB को देखो। AOB त्रिभुज को हम देखेंगे तो इसके अंदर यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है, यहाँ एंगल अल्फा बन रहा है। तो इस अल्फा एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, AO है, और इस अल्फा एंगल के सामने की भुजा कौन सी है, BO है। जब ये दोनों एंगल बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं होंगी वो भी तो क्या होंगी, बराबर होंगी। इसीलिए मैंने कहा कि AO BO के बराबर है। इसी प्रकार अगर आप BOC एंगल को देखोगे तो इस BO के साथ कौन सी भुजा OC बराबर होगी, AO के इक्वल BO है, BO की इक्वल CO है। क्यों? क्योंकि ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो थीटा के सामने BO है तो थीटा के सामने CO भी तो इक्वल होगी। अब आप इस COD को देखोगे तो ये साइड इसके इक्वल होगी, अगर आप AOD को देखोगे तो ये साइड इसके इक्वल होगी। इसीलिए ये जो विकिरण हैं जिनका प्रतिच्छेद बिंदु है, यहाँ से ये विकिरण क्या होते हैं, समद्विभाजित होते हैं। आप देख लीजिए, 2 नंबर पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है। पहले 1 नंबर पॉइंट समझो, जो विकिरण शीर्ष है, जो विकिरण है वो शीर्ष जो कोण है, यहाँ जो शीर्ष कोण है उनको समद्विभाजित नहीं करते। मैंने बता दिया कहाँ करे समद्विभाजित। अगर यहाँ पे टोटल 90 डिग्री एंगल था, अगर ये विकिरण समद्विभाजित करता तो ये भी 45 होता, ये भी 45 होता। ऐसा तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने तो यही तो कहा है कि ये जो शीर्ष कोण है इसको ये विकिरण समद्विभाजित नहीं करते। यानी इसका मतलब इसका मान कुछ अलग होगा, इसका मान अलग होगा। तो ये 1 नंबर पॉइंट मैंने आपको पहले समझा दिया था, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया, जो आप सभी बच्चों को ये याद होना जरूरी है। ओके, 2 नंबर पॉइंट क्या है, दोनों विकिरण, एक विकिरण AC है, एक विकिरण BD है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित तो करते हैं। बताया ना मैंने, समद्विभाजित का मतलब इसका लेंथ इसके बराबर होगा और इसका लेंथ इसके बराबर होगा। समझ में आया? लेकिन परंतु परंतु 90 डिग्री कोण पर नहीं, समद्विभाजित करेंगे लेकिन यहाँ पे जो एंगल बनेंगे क्या वो 90 डिग्री के बन रहे, नहीं, इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या बन रहे, बराबर बन रहे हैं। तो 2 नंबर पॉइंट भी मैंने यहाँ पे लिखा भी है और मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया। और यहाँ पे AO BO CO और DO आपस में बराबर होंगे। और किसके बराबर होंगे, अगर हम विकिरण AB का आधा कर दें तो इसके बराबर होंगे, और दूसरा विकिरण जो BD है उसका भी आधा कर देंगे तो इसके भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आप सभी बच्चों को ये आयत की जितने भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई है वो याद होना जरूरी है।
तो आयत पे आधारित जितना बेसिक पार्ट है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए है, वो मैंने सारा एक्सप्लेन कर दिया। अगर आप आयत से संबंधित इतना जानते हो तो आपका कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और मैं चतुर्भुज, जितने भी प्रकार के चतुर्भुज होते हैं, उन सबको वन बाय वन करके नेक्स्ट और वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा। तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए और प्रत्येक वीडियो को देखना ना भूलें। इसीलिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लो, जिससे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।